नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में साइंस के टॉप 30 प्रश्नों को कवर करेंगे। और ये जो प्रश्न हैं, आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, साइंस के प्रश्न अगर आते हैं तो उसी को ध्यान में रखते हुए बेहतरीन टॉप 30 प्रश्नों को कवर करेंगे इस वीडियो पे। चलिए, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, लिखा हुआ है एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए, जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात हो रही है वक्रता केंद्र पर, तो हमेशा याद रखिएगा वक्रता केंद्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वास्तविक उल्टा बनता है, बराबर होता है, साइज के बराबर होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर तीसरा लगाएंगे, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र के मत लगाइएगा, सी तीसरा नंबर सही होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके का आपने पढ़ा होगा, ये जैसे इस तरीके पढ़े नहीं होंगे आपने। यहाँ मान लो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यहाँ पी होता है, यहाँ मान लो एफ होता है ना। तो यहाँ मान लीजिए ऑब्जेक्ट कोई रखा हुआ है, ठीक है ना। तो एक बार क्या होता है कि आप फोकस से गई और यहाँ से इसमें मान लो मिरर पे टकरा के वापस आ जाती है। एक बार इससे जाता है, इससे वापस आ जाता है, यहाँ पे मिला ना, तो यही सेम साइज बनता है ना, यही होता है। यानी यहाँ सेंटर ऑफ क्या होता है, कर्वेचर। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर क्या होगा, वक्रता केंद्र पर होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, ये तो सभी कोई आंसर इसको दे सकते हैं आराम से। एक सांवली त्वचा की जो व्यक्ति है गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में, अब देखिए सांवले अगर आप हैं, थोड़ा सा काले हैं, तो काला सभी को पता होगा कि काला रंग ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक तथा उत्सर्जक होता है। तो इस केस में अधिक गर्मी तथा कम सर्दी का अनुभव होगा, इसीलिए गर्मियों में बोला जाता है कि सफेद कपड़े पहनिए। समझ गए ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो प्रश्न पूछा गया पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। जिसने अगर ईंट पर नाचे पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन, प्रोटॉन की रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की चैडविक, तो बिल्कुल 100% वो श्योर हो जाएंगे कि पॉजिट्रॉन की जो खोज है एंडरसन जी ने की होगी। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, चौथा नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, कौन सा लेंस काम में लेते हैं, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए दूरदृष्टि दोष होता क्या है। देखिए, दूरदृष्टि दोष इसके नाम से ही आपको समझना है। दूरदृष्टि यानी दूर की चीजें दिखाई नहीं देती हैं, दोष है जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, परंतु नजदीक की वस्तुएं। अब देखिए, अच्छा देखिए, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। जब दूर दृष्टि दोष होता है ना, तो लोगों को लगता है कि दूर दृष्टि दोष का मतलब ये होता है कि दूर मतलब दूर की चीजें हमें दिखाई नहीं देती, और ये दोष है। जबकि यही गलत कर देते हैं सभी लोग, है ना। अब हम आपको फिर से बता रहे हैं गलत। देखिए, जो दोष होगा उसका मतलब होता है वो हमें दिखाई देता है। दूरदृष्टि दोष अगर कहेगा तो समझिएगा कि दूर की चीजें हमें दिखाई देती हैं, और पास की यानी नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, वो हमारा दूरदृष्टि दोष होता है। अगर हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष क्या होता है, ये दोष है निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है हमें निकट की दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो याद रखिएगा, दूर दृष्टि दोष के लिए हमेशा कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, इसका उत्तल लेंस होगा। और अगर निकट दृष्टि दोष की बात करेंगे तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दूर का पूछा गया, ऑप्शन नंबर तीसरे के साथ चला जाएगा। ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर सभी को पता होगा। ये वोल्टेज को क्या करता है, कम ज्यादा करता है, सभी को पता है। अब देखिए, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने वाला इन्वर्टर होता है। एसी वोल्टता घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला रेक्टिफायर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर को क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, रेक्टिफायर के बताइए। रेक्टिफायर को हिंदी में कहते हैं डिस्टकारी। अब वैद्युत ऊर्जा को अगर यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है तो वो आपका मोटर होता है, जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैटरी में कौन सी धारा होती है, बैटरी में सभी को पता है डीसी होती है, डायरेक्ट करंट होती है। एसी का मतलब अल्टरनेट करंट होता है। 3 एम्पियर की धारा होगी, क्या होगी। अब देखिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछ लिया गया है, क्यू बराबर आई टी होता है। अब आप कहेंगे क्यू अपान टी, क्यू अपान टी, क्यू अपान टी, और ये आई। धारा 3 एम्पियर दिया है, यानी कुलाम, यहाँ सी क्या, कुलाम पर सेकेंड। कुलाम पर सेकेंड कहाँ लिखा हुआ है, आप तो कहेंगे ऑप्शन नंबर तीसरा लिखा हुआ है। बिल्कुल समझदार हैं आप, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारक क्या होता है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। याद रखिएगा, तारों के टिमटिमाने का जो आंशिक कारक होता है वो वातावरणीय अपवर्तन होता है। वातावरणीय अपवर्तन के कारण होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना।
और प्रकाश के अपवर्तन की वजह से ही जल में पड़ी हुई जो छड़ी होती है ना, टेढ़ी दिखाई देती है। ये भी याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दोस्तों याद रखिएगा, जो सूर्य हम देखते हैं ना, सूर्योदय के समय लाल दिखाई देता है, सूर्यास्त के समय, वो प्रकीर्णन की वजह से होता है। याद रखिएगा। आकाश का रंग नीला क्यों होता है? प्रकीर्णन की वजह से होता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर पूछा गया है, पाइरोमीटर में मापा जाता है, क्या मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको बताना है। सीधे याद रखिए, पाइरोमीटर में क्या मापा जाता है? तो देखिए, पाइरोमीटर में आपका जो है 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का अगर मान लीजिए टेम्परेचर है, मेजर करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? पाइरोमीटर का यूज करते हैं। और ये भी याद रखिएगा, 800 से लेकर 2700 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकते हैं पाइरोमीटर के द्वारा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है? जनरल प्रश्न है, काफी लोगों को पढ़े होंगे, अच्छे से बता देंगे। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है? तो 1 ग्राम पदार्थ के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा होती है, वही हमारी विशिष्ट ऊष्मा होती है। हाई स्कूल में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है ना? तो इसका पूछा क्या गया है? मात्रक पूछा गया, तो याद रखिएगा इसका मात्रक जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना? जूल प्रति किलोग्राम होता है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर क्या होगा? जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है? किस टेम्परेचर पे होता है आपको बताना है। 11 नंबर का याद रखिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का जो वेग होता है 332 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? सेकंड पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है 2 सेकंड होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है ना? आगे हम बढ़ते हैं। पारे तथा कांच के बीच स्पर्श कोण का मान कितना होता है? तो देखिए, पारे तथा कांच के बीच जो स्पर्श कोण होता है दोस्तों, उसका मान 135 डिग्री होता है। ठीक है ना? 135 डिग्री होता है। अगर हम बात करते हैं सामान्य जल, अगर हम बात करते हैं सामान्य जल, ठीक है ना, सामान्य जल और कांच की बात करते हैं, सामान्य जल और कांच की बात करते हैं, इनके बीच स्पर्श करने वाला जो कोण होता है 8 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखिएगा, कई बार पेपर में पूछा गया है। शुद्ध जल, अगर हाँ ये सामान्य जल था, अब देखिए अगर हम बात करते हैं शुद्ध जल, शुद्ध जल और कांच, ठीक है ना, इसके बीच कहेंगे ना तो आपका स्पर्श कोण 0 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखो गया ना आपको अच्छे से। पारे कांच के पीछे का 135 डिग्री, चांदी व कांच के बीच 90 डिग्री होता है। ये चांदी कांच के बीच होता है 90 डिग्री। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार किसके बराबर होता है? ये भी कई बार पूछा गया है। तो एक बार बराबर दोस्तों होता है 10 की पावर 5 पास्कल होता है। याद रखिएगा, एक बार बराबर क्या होता है? ये दाब की यूनिट होती है। दाब समझते हैं ना, पास्कल दाब की यूनिट, बार भी होती है पास्कल भी होती है। ठीक है ना? बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर यह हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि दाब की 2 यूनिट होती है, एक पास्कल दाब, तो दाब की जो एसआई यूनिट होती है, दाब की जो एसआई यूनिट होती है, ठीक है ना, एसआई यूनिट जो होती है वो आपकी बार होती है, और जो सीजीएस यूनिट होती है वो आपकी पास्कल होती है। ये भी आपको याद होना चाहिए। दूध की शुद्धता मापने का यंत्र, ये तो जनरल प्रश्न है, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता नापी जाती है। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? 16 नंबर का आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का जो मुख्य तत्व है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है ना? चलिए याद रखिएगा, MgOH का होल ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के रूप में बाजार में ला रहे अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कृषि कार्य में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख रासायनिक उर्वरक यूरिया में नाइट्रोजन के प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? कई बार पेपर में पूछा गया है। सीधे याद रखिएगा, 46% होती है। कितनी परसेंट होती है? 46 होती है। आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन है? अश्रु गैस का घटक पूछा गया है, कौन सा है? देखिए, अश्रु गैस समझते ना, जिसमें आंसू आने लगता है ना, तो यहाँ पर आपका जो क्लोरोअपिक्रिन है ना, यही आपका अश्रु गैस का घटक होता है। ठीक है ना?
क्लोरोप्रिक्रिन। अब इसका देखिए फार्मूला अगर मान लो कभी पूछ लेता है तो याद रखिएगा CC, ठीक है ना, L3NO2, ये होता है इसका फार्मूला, ठीक है ना, CCl3NO2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक अश्रु गैस का मुख्य घटक होता है। अगर हम अश्रु गैस का फार्मूला कहेंगे ना तो C10H5CiN2 होता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं घटक की बात हो रही थी तो क्लोरोपिक्रिन हो जाएगा। सुरमा के निर्माण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? सुरमा समझते हैं ना, जैसे गांव वगैरह में सुरमा सुरमा बनाया करते थे उसको, तो किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? 19 नंबर का आपको देना है। तो देखिए सुरमा के जो निर्माण में जो है एंटीमनी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। किसका प्रयोग किया जाता है सुरमा के निर्माण में? किस तत्व, अच्छा ये दूसरी चीज है, सुरमा वो नहीं है, चलो वो दूसरी चीज होती है। सुरमा के निर्माण में पूछा गया था किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो सुरमा के निर्माण में दोस्तों 19 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा एंटीमनी। एंटीमनी समझते हैं ना, एंटीमनी का फार्मूला क्या होता है? Sb होता है, इसी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन इस समय अगर हम बात करते हैं वर्तमान में तो सेमीकंडक्टर के निर्माण में, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर के निर्माण में भी सुरमा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, सुरमा के निर्माण। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? बताना है कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। तो इसमें आपका राइट आंसर आपका होगा हाइड्रोजन। कौन सा होगा? हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन आपका क्या करता है? प्रदूषण जो होता है थोड़ा सा कम करता है, ठीक है ना, न्यूनतम आप कह सकते हैं, ठीक है ना। चलो आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसका न्यूनतम होता है, बाकी कोयले से भी होता है, डीजल से भी होता है, केरोसिनॉल से भी होता है, सभी से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखिए कौन सुमेलित नहीं है 21 नंबर का। तो 21 नंबर का देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम बॉक्साइट सही है, अयस्क है ये तो सही है। अगर हम बात करते हैं कॉपर, तो कॉपर तो शायद ये तो उसका होता है कैल्को पायराइट का होता है, बोनीट का होता है, कैल्कोसाइट का होता है। ये सिनेवार आपका गलत हो जाएगा, है ना, ये नहीं होगा। बाकी सब मैच कर रहा है, जिंक, कैलामाइन, आयरन, हेमेटाइट, ठीक है ना। तो बाकी सबके सब सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। कॉपर जो है सिनेवार लिखा हुआ है ना, तो कॉपर का जो अयस्क होता है कैल्कोपाइराइट होता है, ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं। मिट्टी के तेल में क्या रखा जाता है? जनरल प्रश्न है, कई बार पेपर में पूछा गया है। तो मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व क्या होता है? सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, याद रखिएगा। सोडियम को किसमें रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? इसका क्योंकि जल के साथ वायु के साथ ये क्रिया कर लेता है ना, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए और याद रखिएगा सोडियम पोटेशियम ऐसी धातु होती है जिसके चाकू से क्या कर सकते हैं? हम काट सकते हैं, है ना, चाकू से काटा जा सकता है। ग्रेफाइट की बात करते हैं, ग्रेफाइट कार्बन का क्या होता है? अपरूप होता है ना, जो कि विद्युत क्या होता है? सुचालक होता है। शरीर के किस भाग में पित्तरस का उत्पादन होता है? शरीर के किस भाग में पित्तरस का उत्पादन होता है? तो याद रखिएगा पित्तरस का जो स्राव होता है यकृत से होता है। यकृत यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? चौथा हो जाएगा यकृत, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है, कई बार पेपर में पूछा गया है, याद रखिएगा जिगर। वो कौन सा है एकमात्र अंग है? जिगर है, जिसे पुनः आप क्या कर सकते हैं? सृजित कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्लार्गा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिनों की कमी के कारण होते हैं? प्लाग्रा और स्कर्वी की अगर हम बात करते हैं कौन सी विटामिन की वजह से होते हैं? 25 नंबर का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए प्लाग्रा जो होता है और आपका ये स्कर्वी, ये आपका होता है विटामिन B3, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, तो आपको जानते ही होंगे। तो बस विटामिन सी कहाँ पे लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर दूसरे पे लिखा हुआ है, आपका यही आंसर आपको पकड़े मिल जाएगा। सामान्य मानव का खून बहने का समय तथा जमने का समय क्रमशः होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको बताना है कि जो खून बहने का समय और जमने का समय कितना होता है। तो 26 नंबर का याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। 2 से 7 मिनट आपका खून बहने का समय होता है और जमने का समय थोड़ा ज्यादा लेता है, 3 से 10 मिनट तक, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर विषाणुओं में होता है, विषाणुओं में यानी वायरस में क्या होता है?
तो 27 नंबर का याद रखिएगा। खून का विषय पीएच मान सभी को पता है 7.4 होता है। विषाणु की जो खोज है ये तो पता ही होगा, इवानोवस्की ने किया था, ठीक है ना। और यहाँ पर हमें पूछा क्या गया है कि विषाणु किसमें पाया जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा या तो आरएनए में होता है या तो डीएनए में होता है, दोनों में नहीं होता है ना। दोनों में नहीं होता है, या तो डीएनए में पाया जाएगा या तो आरएनए में पाया जाएगा। और डीएनए की जो खोज है याद रखिएगा, डीएनए की जो खोज है वाटसन और क्रिक ने की थी, वाटसन तथा क्रिक ने की थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। वाटसन तथा क्रिक ने की थी। विषाणु की खोज की बात करेंगे ना तो इवानोवस्की ने की थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मानव मूत्र से सामान्यतः कौन सा विटामिन का उत्सर्जन होता है? 28 नंबर का राइट आंसर बताइए। तो देखिए जिसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है तो आप कहेंगे स्कर्वी तो विटामिन सी की कमी से होता है, तो विटामिन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। मानव मूत्र से सामान्यतः कौन से विटामिन का उत्सर्जन होता है? विटामिन सी होता है। यहाँ पर पूछा गया रॉड सेल्स एवं कौन से सेल्स पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, आपको जवाब देना है। देखिए सिंपल प्रश्न है, मानव देखिए यहाँ पर हम पहले आपको बता देते हैं रॉड सेल्स कौन सेल्स होते क्या है, ठीक है ना। देखिए मानव नेत्र के रेटिना में दो प्रकार की सेल पाई जाती है, रॉड सेल होती है, कौन सेल होती है। कहाँ पर पाई जाती है? मानव नेत्र की रेटिना में। अब ये रॉड सेल का मतलब होता है, रॉड सेल का मतलब क्या होता है? रॉड सेल का मतलब होता है कि ये प्रकाश की जो तीव्रता के लिए क्या होता है, सुग्राही होती है। प्रकाश की तीव्रता के लिए, इसका काम प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी जिसे कह सकते हैं। और कोन सेल की बात करते हैं तो ये प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए होता है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखो यही पता होना चाहिए, पाया कहाँ जाता है? रेटिना में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा पहले ही टिक कर देंगे, है ना। रेटिना में ही आपको रॉड सेल्स और कोन सेल्स पाए जाते हैं। चलिए सेशन का लास्ट प्रश्न है, प्रत्येक वृक्क का वजन कितना होता है? देखिए कई बार पूछा गया है, वृक्क समझते हैं ना, इसका वजन कितना होता है? तो वृक्क का जो वजन होता है 140 ग्राम होता है, कई बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है ना। तो प्रत्येक वृक्क का वजन कितना होता है? 140 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही हो जाएगा। इस तरीके से आज हमने टॉप 30 प्रश्नों कवर किया है और डेली हम आपको एक साइंस के वीडियो देंगे, ठीक है ना, रात को 8 बजे। तो उससे आपकी साइंस और अच्छी हो जाएगी, जहाँ जहाँ आपकी साइंस पूछी जाती है, ठीक है ना। क्योंकि हर एग्जाम में तो कहीं ना कहीं देंगे ही, जिनको आप रेगुलर पढ़िए देखिए, आपको जरूर इसका फायदा मिलेगा। कोई और मतलब कोई दिक्कत वगैरह हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।